हम आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में आज बता रहे हैं जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है और शायद भारत के इतिहास में ऐसा घोटाला पहली बार देखने को मिल रहा है। आरोप है कि दिल्ली में लोगों के मुफ्त इलाज के लिए सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक्स खोले थे, सरकार ने मतलब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने, उन मोहल्ला क्लिनिक्स में बड़ी संख्या में मरीजों के फर्जी मेडिकल टेस्ट हुए हैं और इसके जरिए इतना बड़ा घोटाला हुआ कि अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इस दवा घोटाले की कुल 4 कड़ियां हैं। पहली कड़ी है दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, दूसरी कड़ी है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स, तीसरी कड़ी है इन मोहल्ला क्लिनिक्स में काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी, और आखिरी कड़ी है उन प्राइवेट लैब कंपनीज की जिनके द्वारा मोहल्ला क्लिनिक्स की मिलीभगत से मरीजों के फर्जी टेस्ट किए जा रहे थे और इसके जरिए बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि मरीज भी नकली हैं, जो लैब टेस्ट हो रहे हैं वो भी नकली हैं, लेकिन जो पैसा जा रहा है इन लैब टेस्ट का वो असली है। इस मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी, उसमें यह आरोप लगाया गया कि जुलाई से सितंबर के बीच दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिक्स में कुल मिलाकर 5,21,221 मेडिकल टेस्ट हुए और इन मेडिकल टेस्ट को रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट भी कहा जाता है। रेडियोलॉजी टेस्ट वो होते हैं जिनमें एक्सरे से जांच होती है, यानी जिन्हें आप आम भाषा में एक्सरे कहते हैं, और पैथोलॉजी टेस्ट वो होते हैं जिनमें मरीजों के ब्लड और दूसरे सैंपल्स की जांच की जाती है, जैसे थायराइड, ब्लड काउंट, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, लिवर पैनल का टेस्ट, ये सारे पैथोलॉजी टेस्ट कहलाते हैं। और ये ऐसे टेस्ट हैं जिनकी कीमत 50 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक के बीच होती है। अब आरोप है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में हर रोज ऐसे सैकड़ों टेस्ट हो रहे थे, लेकिन जब इनके रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो पता चला कि इनमें से ज्यादातर टेस्ट फर्जी हैं। फर्जी का मतलब यह कि रिकॉर्ड्स में मरीजों की गलत जानकारी दिखाकर हर रोज 500 से ज्यादा टेस्ट की एंट्री होती थी, जबकि ये टेस्ट कभी होते ही नहीं थे। जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच जिन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के रिकॉर्ड्स की जांच हुई, उनमें यह पता चला कि टेस्ट कराने वाले 11,657 मरीज ऐसे थे जिनके मोबाइल नंबर के सामने सिर्फ 0 लिखा हुआ था। 3,092 मरीज ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर एक ही था और यह नंबर फर्जी था। सोचिए, 3,092 लोग जिनका एक ही मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर जानते हैं क्या है? मोबाइल नंबर है 9999999999। सोचिए, 3100 लोगों का सेम नंबर। इसी तरह 8,199 मरीज ऐसे थे जिनके नाम के सामने मोबाइल नंबर लिखा ही नहीं था, जबकि इन मरीजों को उनकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट उनके मोबाइल फोन पर भेजी जा रही थी। अब सोचिए, जब मोबाइल फोन है ही नहीं, मोबाइल फोन लिखा ही नहीं है रिकॉर्ड्स में, तो फिर किस नंबर पर यह रिपोर्ट भेजी जा रही थी? अब सोचिए, यह कितने अलग किस्म का और नए किस्म का घोटाला है। जिसने भी किया है बड़ा दिमाग लगाकर किया है, और इसमें जिन मरीजों का मोबाइल नंबर नहीं है उन्हें उनकी लैब रिपोर्ट उनके मोबाइल फोन पर भेजी जा रही है। आज हमारे पास इन फर्जी टेस्ट की एक लॉग शीट है जो मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं, जिसे आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। देखिए, इस लॉग शीट में उन मरीजों का नाम, उनका पता और उनका फोन नंबर लिखा है जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स में अपने मेडिकल टेस्ट कराए थे। लेकिन जब हम इस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे तो हमने यह देखा कि लगभग सभी मरीजों के सामने, उनके नाम के सामने एक ही फोन नंबर लिखा हुआ है, और यह फोन नंबर हम आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते क्योंकि प्राइवेसी का इशू है, लेकिन आप यहां यह जरूर देख सकते हैं कि इन सभी नंबरों के आखिर में 543 लिखा हुआ है। देखिए, यह पूरा लॉग है जो आपके सामने है। किस तरह का लॉग बनता है? पहले आप यहां तिथि देख लीजिए, ये सारी जुलाई की तिथियां हैं, 3 जुलाई से लेकर, और यहां आप 11 जुलाई 2023 का ये रिकॉर्ड मैं अपने साथ लेकर आया हूं। और अब देखिए, यहां आते हैं हम, ये मोबाइल मरीज का जो मोबाइल नंबर है वो ये है,
इसको हमने जानबूझकर छिपा दिया है क्योंकि हम मोबाइल फोन नंबर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। लेकिन आप ये देखेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा और हर मोबाइल नंबर जो, क्योंकि नंबर एक ही है, वो नंबर है 543-9855 या जो भी 985 आपको पहला डिजिट नजर आएगा और फिर 543। यहां सबके नंबर अप्रूव्ड है और देखिए यहां पर उनकी आयु लिखी हुई है, उनके नाम लिखे हुए हैं और कौन से टेस्ट कराने हैं वो लिखे हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ फर्जी है और फर्जी मैं इस बात से कह रहा हूं कि देखिए सबका मोबाइल फोन नंबर एक ही है। 543 उस मोबाइल फोन नंबर की आखिरी डिजिट्स हैं। हमारी टीम ने जब इस नंबर पर फोन किया, क्योंकि देखिए पूरे लॉग शीट पर एक ही नंबर आ रहा है, जब तो हमने सोचा कि भाई ये नंबर है किसका जरा देखें, तो हमने इस नंबर पर जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही नंबर लिखा हुआ है हर व्यक्ति के सामने, उषा पांडे का नंबर भी यही है, मुन्नी का नंबर भी यही है, रमेश का नंबर भी यही है, उत्तम राव का नंबर भी यही है, सपना का नंबर भी यही है, शंभू का नंबर भी यही है, उषा पांडे का नंबर, कविता का नंबर, सलमा का नंबर, नरगिस का नंबर, कमला देवी का नंबर, हिमांशी का नंबर, सौरभ का नंबर, अंजलि का नंबर, भावना का नंबर, नूर, निशा, किशन कुमार, चरण सिंह, सबका जो नंबर है फोन नंबर वो सेम है। तो हमने देखा ये ऐसा कौन सा नंबर है, तो हमने इस नंबर पर फोन किया। जब फोन किया तो ये पता चला कि ये नंबर चंडीगढ़ में रहने वाली एक महिला का है। उसने फोन उठाया और इस महिला ने बताया कि वो तो कभी दिल्ली आई ही नहीं, लेकिन इस महिला के नाम पर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में सैकड़ों लोगों के टेस्ट हुए और आरोप है कि इन टेस्ट के जरिए बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। आप खुद सुनिए कि इस नंबर पर हमारी टीम ने जब फोन किया तो यह नंबर कैसे चंडीगढ़ का निकला, जबकि इस नंबर पर टेस्ट दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स पर हो रहे थे। वो पूरी बातचीत हमने जो की है वो हमने रिकॉर्ड कर ली। अब आप उस बातचीत को सुनिए। ये क्या आपने कभी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में कोई टेस्ट करवाया था? जी हम दिल्ली गए नहीं है तो हम टेस्ट वहाँ आए कैसे करा लेंगे। वो भी दांत का मैंने यहाँ करवाया था चंडीगढ़ में, वो भी मतलब 7-8 साल पहले। अच्छा, तो आपके पास आपका नाम जो है यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का जो डॉक्यूमेंट है उसमें है? जी हमें नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं गई हूँ। क्योंकि आपका यही फोन नंबर उसमें दिखाई पड़ रहा है। पर ये 2-3 सालों से मैं चला रही हूँ ना नंबर। तो किसी ने आपसे ये पूछताछ की कि आपका नंबर कैसे आया? किसी ने इससे पहले भी आपसे कोई पूछताछ की थी? जी नहीं। अच्छा, पहली बार मतलब आप फोन कर रहे हो, मतलब ऐसा कभी फोन नहीं आया, नंबर नहीं आया किसी का, किसी से कुछ नहीं। क्योंकि कई सारे जगहों पर आपका नंबर जो है, तो यही नंबर मुझे दिल्ली के कई सारे मोहल्ला क्लिनिक में जो जांच हुई है उसमें मिला है, उसमें मिल रहा है। अच्छा हमें नहीं पता इस बारे में, क्योंकि 2-3 सालों से ये मेरे पास नंबर है, मैं चला रही हूँ उसको बल्कि। अच्छा, तो आप कहाँ रहती हैं? जी चंडीगढ़ में रह रहे हैं हम, चंडीगढ़ 52 में। अच्छा, आप कभी दिल्ली नहीं आई? जी नहीं। अच्छा, तो आपका कोई आम आदमी पार्टी या किसी पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी या एक्चुअली हमें इस बारे में नहीं पता। हम गरीब से मतलब गरीब लोग हैं, हम इतने अमीर लोग नहीं तो हम इधर उधर घूमते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हम किराए पे रहते हैं, हम एक कमरा किराए पे मतलब लिया हुआ है, हम किराए पे रहते हैं। ठीक है, तो मतलब आप कभी आपने मोहल्ला क्लिनिक में नहीं इलाज करवाया? आप कभी दिल्ली नहीं आई? नहीं हम नहीं गए कभी नहीं। एक फोन नंबर दिखाया जो 543 जिसका आखिरी नंबर था। अब एक और नंबर देखिए, यह भी सबका ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति के सामने एक ही फोन नंबर लिखा हुआ है और इस फोन नंबर का आखिरी डिजिट है 129। यहां भी आप देख लीजिए, नाम चाहे किसी का भी हो, विपुल, शिवांगी, रामवती, शमीम, जुबैदा, पूजा शर्मा, तरन्नुम, सीमा, बबीता, नौशाद, सुदेश, असद, सबके नाम के सामने एक ही फोन नंबर है और वो है ये आप जो देख रहे हैं 129 डिजिट का नंबर आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको एक नंबर मैं और दिखाता हूं, देखिए अगली लॉग शीट दिखाता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे उस दूसरी लॉग शीट को देखकर। अब देखिए अगली लॉग शीट देखिए, इसमें आपको क्या नंबर नजर आ रहा है? यहां
9999999999। कितना वीआईपी नंबर है, देखिए बड़ा विशेष खास नंबर है, लेकिन यह नंबर सबका यही है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका यही नंबर है। और ये देखिए यहां पर आप देखिए सबके नाम, मेल फीमेल सबके नाम लिखे हुए हैं। मोहित का नंबर भी यही है, कपिल का, सुखबीर का, मनीष, टोनी, दनियाल, राजेश, संतोष, राजेश, पूनम, गायत्री, हिना, राहुल, आरिफ, अफशाक, नरेंद्र, सबके नंबर जो हैं वो सेम है। और नंबर कितना बड़ा बढ़िया नंबर लिया है, 9999999999। आप देख सकते हैं पूरी लॉग शीट आपके सामने है। और ये कब की है, यहां पर आप देखिए, यहां वो भी आपको बता देता हूं। ऊपर से देखिए 26 सितंबर 2023 से 26 जुलाई से है शुरू हुआ, 26 जुलाई से बढ़ते 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 ये 26 सितंबर, एक महीने की लॉग शीट है। और उसमें आपने देखा कि सबका फोन नंबर एक ही है, 99999999। इस सवाल पर आते हैं कि इन फर्जी टेस्ट से घोटाला कैसे हुआ। यह तो आपने देख लिया, फोन नंबर फर्जी हैं। आरोप है कि यह फर्जी टेस्ट 2 प्राइवेट लैब्स द्वारा किए जा रहे थे और इन दोनों प्राइवेट लैब्स को यह टेस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से मिला था। इनमें एक लैब का नाम है एजिलस डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और यह वही प्राइवेट लैब है जिससे पहले SRL डायग्नोस्टिक्स कहा जाता था, SRL। लेकिन पिछले साल इसका नाम बदल दिया गया और यह एक बहुत बड़े हेल्थ केयर ग्रुप की कंपनी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने इस प्राइवेट लैब के साथ अक्टूबर 2021 में एक MOU साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत यह लैब दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के छात्रों को ट्रेनिंग दे रही है, यानी ये उनको ट्रेन भी करेगी। मोहल्ला क्लिनिक्स में टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी लैब को, इसी कंपनी को मिलता है सरकार से और बाकी क्षेत्रों में लोगों को ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को मिलता है, यानी सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे मिल रहा है। दूसरी लैब का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड और आरोप है कि इस प्राइवेट लैब के डेटा में भी काफी गड़बड़ी पाई गई और इस घोटाले में इस कंपनी की भी मिलीभगत साबित होती है। संक्षेप में कहें तो घोटाला यह है कि फर्जी मरीज दिखाकर मोहल्ला क्लिनिक्स के जरिए कुछ प्राइवेट लैब्स फर्जी टेस्ट कर रहे थे और इन फर्जी टेस्ट के लिए सरकार से उन्हें पैसा मिल रहा था और यह भुगतान ही असल में एक घोटाला है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, मरीज फर्जी हैं, उनका फोन नंबर भी फर्जी है, टेस्ट भी फर्जी है, लेकिन जो भुगतान हो रहा है वो असली है, नोट असली हैं, पैसा असली है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा किसके पास जा रहा था। अब आपको यह बताते हैं कि इस घोटाले के बारे में पता कैसे चला। लगभग सभी विभागों में सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होती है और क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक्स भी दिल्ली में सरकार की एक विशेष स्कीम के तहत खोले गए थे, इसलिए इस योजना का असेसमेंट करने के लिए भी, यानी इसका आकलन करने के लिए पिछले साल फरवरी के महीने में एक स्टडी हुई और यह स्टडी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई। इस स्टडी में स्वास्थ्य विभाग ने यह माना कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में मेडिकल टेस्ट के दौरान गड़बड़ी हो रही है जिसे रोका जाना चाहिए, लेकिन जब सितंबर 2023 तक इस रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और इस दौरान यह पता चला कि दिल्ली के ही कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में कुछ डॉक्टर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी फेक अटेंडेंस लगा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? असल में डॉक्टरों को मोहल्ला क्लिनिक में जाकर जब वो अपनी नौकरी पर रिपोर्ट करते हैं, ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं, तो अपना एक वीडियो बनाना होता है। तो ये डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, ये ड्यूटी पर आते ही नहीं थे और पहले से ही उस मोहल्ला क्लिनिक से अपने फोन पर, मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते थे और अपनी फर्जी अटेंडेंस लगा रहे थे। ये आते ही नहीं थे क्लिनिक्स में। असल में मोहल्ला क्लिनिक्स में ये डॉक्टर इन्होंने आना बंद कर रखा था। तो खुद दिल्ली सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की थी और इस मामले में एक FIR भी दर्ज हुई थी। इस FIR के बाद ही स्वास्थ्य विभाग को 7 मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच में पता चला कि मरीजों के फर्जी टेस्ट किए जा रहे हैं और जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच का आदेश दिया और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बातें सही पाई
तो उसके बाद अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। हालांकि दिल्ली सरकार ने घोटाले के इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है और कहा है कि इस घोटाले के पीछे, इस आरोप के पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है। या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती है, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। आपके द्वारा लगाए हुए लोगों की जांच आप ही करा रहे हो। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं, अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। तो दिल्ली में दवा के नाम पर हुआ यह घोटाला ऐसे समय पर सामने आया है जब दारू घोटाले में, यानी शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के बार बार बुलाने पर भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। और आज भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि शराब घोटाले का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ईडी बीजेपी के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ऐसा कर रहा है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। तो अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में विपश्यना करके आए हैं पंजाब के होशियारपुर से, और आपने देखा होगा आज उनके चेहरे पर बहुत ताजगी भी दिखाई दे रही है, आज वो बहुत शांत भी दिखाई दे रहे हैं। और विपश्यना का जो असर है वो उनके चेहरे पर और उनकी वाणी में, दोनों में दिखाई दे रहा है। ये घोटाला कितना सही है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात आज आप सबको जरूर सोचनी चाहिए, पूरा देश सोचेगा भी कि ऐसा कैसे हो रहा है कि दिल्ली में खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक के बाद एक नए नए घोटाले हो रहे हैं। और जो केजरीवाल एक जमाने में आरोपों को ऐसे पेश करते थे कि वो जो भी कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, वही केजरीवाल अब आरोपों को आरोप तक नहीं मानते, सही मानते ही नहीं है और इन्हें पहले दिन से ही सिरे से खारिज कर देते हैं। जबकि सच्चाई है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया 11 महीनों से जेल में है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगभग 3 महीनों से जेल में हैं और अदालतों में उनकी जमानत याचिकाएं एक नहीं बल्कि कई बार खारिज हो चुकी हैं। यानी अदालतों ने भी इन दोनों को ही अभी तक जमानत नहीं दी है। कुछ तो कारण होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने आज तक इस बात का भी कभी जवाब नहीं दिया कि वो जहां पहले मुख्यमंत्री बनने पर बड़े बड़े सरकारी बंगले में रहने से इनकार करते थे, जब वो कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, उन्होंने ही अपने सरकारी बंगले को शीश महल में बदल दिया और उसमें करोड़ों रुपए के पर्दे और विदेशों से लाए गए पत्थर और टाइल्स लगाए।
ये उन्हीं के घर की तस्वीर है जो उन्होंने अपना नया घर बनवाया है। अब हम आपको बिहार के अस्पतालों का हाल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राम मंदिर पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने लोगों से पूछा है कि वो बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, इसलिए मंदिरों की बजाय अस्पताल बनने चाहिए। लेकिन ये बयान देने से पहले शायद तेजस्वी यादव ने अपने ही राज्य के अस्पतालों का बुरा हाल नहीं देखा, इसलिए आज हम तेजस्वी यादव को यह दिखाना चाहते हैं कि बिहार के अस्पताल कैसे राम भरोसे ही चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं पाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से नहीं माफ करते, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवा ले आए। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती। तेजस्वी यादव कहने को तो सिर्फ 34 साल के हैं, लेकिन वो इतनी कम उम्र में ही एक बहुत मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी बन चुके हैं। वो अब राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और बिहार के सबसे तेज तर्रार नेताओं में उनके नाम को शामिल किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और तेजस्वी यादव इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जब जब वो राम मंदिर के खिलाफ बयान देंगे तब तब उनके वोटर का एक खास वर्ग खुश होता है। राम मंदिर की आलोचना करने से एक खास वर्ग खुश होता है और खुश होकर वो तेजस्वी यादव की पार्टी को वोट देता है। इसलिए ये उनकी मजबूरी भी है और उनकी नजर अपने वोट बैंक पर भी है और वो वोट बैंक काफी बड़ा है, इसलिए वो अपना पहले सोचेंगे, भगवान राम का बाद में सोचेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि मंदिर से ज्यादा जरूरी है अस्पताल। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर वो अस्पतालों को इतना ही जरूरी मानते हैं तो उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बदलने के लिए, बिहार के अस्पतालों की बुरी स्थिति को ठीक करने के लिए आज तक कभी भी कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया? जबकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वो खुद हैं और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद इसलिए मिला क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बुरी स्थिति बिहार में है और बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां बहुत सारे लोग इलाज न मिलने की वजह से अस्पतालों में ही अपना दम तोड़ देते हैं और बिहार के लगभग सभी सरकारी अस्पताल आज राम भरोसे चल रहे हैं, यानी यहां भी राम भरोसे ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा झोला छाप डॉक्टर बिहार में है, क्योंकि बिहार में असली डॉक्टरों की भारी कमी है। बिहार में 22,000 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। वर्ष 2022 में CAG की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि वर्ष 2009 के बाद से बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेड्स की संख्या को बढ़ाया नहीं गया है और इसकी जगह 5 जिला अस्पतालों में 52 से 92% तक बेड्स बढ़े नहीं हैं, कम हो गए हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बिहार के बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट की सुविधा तक नहीं है और बिहार के 38 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां वैध ब्लड बैंक नहीं है। इसके अलावा जिन जिलों में ब्लड बैंक है भी वहां रक्तदान से पहले होने वाले टेस्ट करने की सुविधाएं नहीं है और बिहार स्वास्थ्य सेवाओं में तब इतना पिछड़ा हुआ है जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री खुद ही तेजस्वी यादव है। यानी तेजस्वी यादव के राज में
बिहार में अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि मंदिरों की बजाय अस्पताल बनाने चाहिए। और तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि लोगों को मंदिर चाहिए या अस्पताल, तब वो लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि जो अस्पताल अभी बिहार में है उनकी स्थिति को बदलने से उन्हें किसने रोका है? उन्होंने इस स्थिति को बदला क्यों नहीं? वो बदल सकते हैं। अब तो सरकार भी उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, यानी नीतीश कुमार भी उन्हीं के हैं, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार में उनकी पार्टी पार्टनर है, और वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो सुधार लें। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश में मंदिर और अस्पताल की बात करने वाले विपक्षी नेता कभी मस्जिद और अस्पताल की बात नहीं करते। आपने ये तो सुना है, बार बार बात बात पर, खासतौर पर जब भी राम मंदिर का जिक्र आता है तो विपक्ष के नेता क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हमें मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल चाहिए, हमें मंदिर नहीं बल्कि स्कूल चाहिए। इन लोगों को कहिए मंदिर पर ध्यान ना दें, बल्कि उसकी जगह स्कूल बनाने चाहिए, उसकी जगह अस्पताल बनाने चाहिए, तो सबका भला होगा, ये कहा जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है किसी भी एक नेता को यह कहते हुए कि मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिद नहीं बननी चाहिए तो अस्पताल बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बननी चाहिए उसकी जगह स्कूल बनना चाहिए? क्या आपने कभी सुना है? आपने ये तो जरूर सुन लिया होगा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसकी जगह स्कूल या अस्पताल बनना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए, उसकी जगह स्कूल या अस्पताल बनना चाहिए? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो फिर उन्हें चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए इस तरह की बात कोई नहीं करता। आप खुद भी सोचकर देखिएगा। और इस राजनीति का ही नतीजा है, इस तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा है कि हमारे देश में जिन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके बलिदान का इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हर रोज हर पल अपमान हुआ, और इन दिवंगत कार सेवकों के परिवारों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इन्हीं में से एक कार सेवक का नाम था राजेंद्र धरकार, जिन्होंने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में। कोलकाता के कोठारी बंधुओं और अयोध्या के वासुदेव गुप्ता की तरह राजेंद्र धरकार भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, और अक्सर अपने माता पिता से यही कहते थे कि भगवान राम उनके सीने में बसे हुए हैं, उनके सीने में रहते हैं। 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम के लिए हजारों कार सेवक इकट्ठा हुए थे, तब उनमें अयोध्या के राजेंद्र धरकार भी शामिल थे। राजेंद्र धरकार का घर अयोध्या में राम जन्मभूमि से सिर्फ 500 मीटर दूर था, और 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवा चल रही थी, तब उन्होंने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। 16 वर्ष के राजेंद्र धरकार को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या को एक छावनी में तब्दील कर दिया है, और अगर वो कार सेवा में शामिल हुए तो पुलिस गोलियां चलाएगी और उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवा करने का फैसला किया, और वो बाकी कार सेवकों के साथ पैदल यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उनके छोटे भाई रविंद्र धरकार भी कार सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र धरकार ने उनसे कहा कि अगर वो भी कार सेवा में गए तो उनके माता पिता के साथ कौन रहेगा। और ये बात सुनकर उनके छोटे भाई उस दिन घर पर रुक गए। लेकिन इसके बाद उन्हें खबर मिली कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जिनमें उनके बड़े भाई राजेंद्र धरकार की मृत्यु हो गई। राजेंद्र धरकार के परिवार के लोग बताते हैं कि उस दिन खून से लथपथ कार सेवकों के शव अस्पताल में नीचे फर्श पर रखे हुए थे, और इन्हीं में से एक शव राजेंद्र धरकार का भी था, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने सिर पर गोली खाई थी। लेकिन इस देश में मुस्लिम वोटों की राजनीति की वजह से 16 वर्ष की उम्र में अपनी जान देने वाले राजेंद्र धरकार को न कभी उचित सम्मान मिला, और उनके परिवार को भी हाशिए पर धकेल दिया गया। और आज जब हमारी टीम अयोध्या में उनके घर पहुंची तो हमें पता चला कि उनका परिवार अब भी जर्जर हो चुके एक छोटे से मकान में गरीबी के बीच जी रहा है। लेकिन इस गरीबी के साथ उनके परिवार के लोगों में यह संतोष भी है कि जिस संकल्प के लिए राजेंद्र धरकार ने इतनी कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो संकल्प राम मंदिर के उद्घाटन के साथ 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसलिए अब आप
अयोध्या में एक और दिवंगत कार सेवक के घर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय पर अयोध्या के उसी मुरई टोला के मोहल्ले में खड़े हैं जहां पर राजेंद्र धरकार का आज परिवार रहता है। पहले आपको हम घर के अंदर ले चलते हैं। ये राजेंद्र की तीनों भतीजियां हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर राजेंद्र धरकार की है। ये 2 कमरे का घर है जहां पे ये लोग रह रहे हैं। छोटा सा एक ये कमरा है। कमरे में ही अमूमन कहा जाता है ये किचन है जहां पे खाना बनाने का इंतजाम है। वही एक छोटा सा जिसको हमारे और आपके घरों में बर्तन धोने के लिए अलग से एक जगह होती है, वो ये इसी कमरे में मौजूद है। किसी तरीके से एक 2 कमरे के घर में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। ये पूरा घर इधर ही पे तखत पड़ा हुआ है, यहीं पर ये लोग सोते हैं। अंदर एक कमरा है, अंदर इस कमरे में भी इन लोगों के रहने के लिए एक अंधेरा कमरा और पुराना कमरा है। परिवार में 3 सयानी बेटियां, पिता, माँ सभी लोग ये रहते हैं। इसी मकान में राजेंद्र धरकार का बचपन बीता। क्या हुआ था उस दिन जब वो घर से निकले, क्या कहे के? घर से निकले, सब बच्चे गए, अपनों गए, तो सब बच्चे चले आए तो कहें कि नहीं हम जा रहे हैं जन्मभूमि पर। अब वह जब वहाँ झंडा फहराते सब एकदम ऊपर चले गए। अब उनका पिता होता सब मिना गए, नहीं माने, कहे नहीं हम जन्मभूमि में अपना प्राण दे। जो आसुगस चला बस उसी में झंडा फहराते में और ख़त्म हो गए। 2 गोली लगा और ख़त्म हो गए। उसके बाद में पुलिस वाले सब उतारीन लेके नीचे आई न, उसके बाद श्री राम पर आवत ख़त्म हो गए। आप लोगों ने वहीं पे देखा आखिरी बार? आप लोग खुद सामने देखल गए। हाँ कि हमारा 16 साल का लड़का पहला लड़का रहा, अब जिसके चले जाएगा तो नहीं देखेगा, बताइए आप। अब उससे बाद उनके छोटे भाई 8 साल का रही, तो मतलब उनके हटा दें कि भाई तुम जाओ घरे, अपने चला गए अकेले। रविंदर तब 8 साल का रही। ओकर बाद कहाँ गोली लगी थी उनके? यहाँ सर पर लगा रहा, एक पैर में लगा रहा। अच्छा, 2 गोली मारी? 2 गोली मारी गई, हाँ तब खत्म भाई। कहाँ? एक सिर पे थी। कहाँ? वो मंदिर पे झंडा फहरा? जी हाँ फहरा लिया था? हाँ फहराते हुए मारे भाई, फहराते में। अच्छा, उतरते समय मारा गया है गोली। पहले आंसू गैस फेंका गया, फिर जब यहाँ पे गोली लगी, जब यहाँ पे ठोने में गोली लगी तो तब भी उतर रहे थे। जब दिमाग में लगा गोली तो तब वो नहीं। जो ने राम मंदिर के लिए वो झंडा फहरा रहे थे, अब वो राम मंदिर तैयार हो गया। राम मंदिर तो तैयार हो गया भाई, झंडा फहराते मन तैयार था। अब हमारा लड़का तो चला गया, तब फैलाए हो गए वह तैयार, तो मंदिर हो गया। ठीक है, छोटा रहे, हम लोग सामने छोटा रहे, खेलत रहे, कूदत रहे, रविंदर रहे ना, दोनों भाई मिल के खेलत रहे। अब चला गए न, कहे कि हम जन्मभूमि में जा रहे हैं। अब क्या होगा, आंसू गैस पड़ा, बस गोली लगा, बस खत्म हो गए। तब यहाँ से आवाज आने सा कि अरे राजेंद्र खत्म हो गया, राजेंद्र खत्म। हम लोग सबको, इनका पिता होता, सब कोई रोते पीते, सब कोई भागल गए। अब देखा जाता वहाँ पर मरा पड़ा बाटे। अब वहाँ सब पुलिस वाले सब का फोटो खींच दुनिया भर प्रचार पत्रा ले गए, कहीं कुछ सुनवाई नहीं करी। क्या बताया आप लोगों ने? तो देखा नहीं होगा। आपके पापा कितने साल के थे उस समय? 8 साल के थे। मतलब आपके पिताजी राजेंद्र जी के छोटे भाई? जी। उस समय उनकी उम्र 8 साल। जी। तो क्या बताया पापा ने, कहानी क्या बताते हैं? सुना होगा आप लोगों ने। हमारे पापा यही बताते हैं कि कार सेवक में जा रहे थे, हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो उन्होंने डट के भगा दिया। कहा कि तुम जाओ, तुम क्या करने जा रहे हो, हम तो जा रहे हैं भगवान में लीन होने, तुम भी क्या करोगे जाकर। बस उसी में डांट के भगा दिए और ये चले गए। उसी में गोली कांड हुआ, उसी में उनकी मौत हो गई। कभी पूरा वाक्या बताया होगा दादी ने, पिताजी ने, कि क्या शुरू से किस, जब वो गए हैं तो क्या बोल करके गए दादी से, भाई से, क्या बोला? आएंगे वो। कौन कहता है? वो हमारे बड़े पापा। अच्छा, मतलब कौन कहता है कि वो आएंगे? उन्हीं कहते हैं कि हम झंडा फहरा के जरूर आएंगे। अच्छा, वो कह के गए थे? कह के गए थे। हाँ। तो झंडा फहराने कहाँ गए थे?
जन्मभूमि में, राम जन्मभूमि में। राम मंदिर बन रहा है, हम लोग को भी खुशी है। निमंत्रण मिलेगा, जाएंगे भी, देखेंगे भी। हम लोग यहाँ अयोध्या में सभी परिवार रहते हैं तो जाएंगे ही। हमारे पापा वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनका इतना बड़ा खुशी होने, इतना बड़ा उन्हें बलिदान से खुशी मिल रही है तो हम लोग जाएंगे ही, देखेंगे। हमारे सभी परिवार जाएंगे। बहुत खुशी है हम लोग को कि चलो हम लोग का पापा का कुछ तो बलिदान रंग ला रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा का हिस्सा है और इस यात्रा में राजेंद्र धरकार जैसे कई गुमनाम नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और हम आपको हर रोज इनकी कहानी बताते हैं और इससे इन परिवारों के जीवन में अब बदलाव भी आ रहा है। एक तो बदलाव यह है कि पूरे देश से इन परिवारों का परिचय हो रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है कि राम मंदिर के पीछे किन किन परिवारों ने क्या क्या बलिदान दिए हैं, कौन कौन से ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस इतनी बड़े संघर्ष में। दूसरा, अब प्रशासन को और सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये सारे परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही गरीबी की स्थिति में हैं, लेकिन इनकी खुददारी देखिए कि ये कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगते, आज भी इतनी बुरी स्थिति में गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कल हमने आपको अयोध्या के दिवंगत कार सेवक वासुदेव गुप्ता के बारे में बताया था, जिसके बाद आज अयोध्या के एसडीएम वासुदेव गुप्ता के घर पहुंचे और उन्होंने वासुदेव गुप्ता की बेटी सीमा गुप्ता को हर मदद का पूरा भरोसा दिया है। इसलिए अयोध्या के एसडीएम को सबसे पहले हमारा धन्यवाद कि उन्होंने हमारी खबर देखी और इस गरीब परिवार की मदद करने का निश्चय किया और वो खुद इस परिवार से जाकर मिले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सीमा गुप्ता ने भी हमें एक वीडियो बनाकर भेजा है जिसके जरिए उन्होंने अपना धन्यवाद दिया है, आप भी देखिए। मैं आज तक चैनल और सुधीर सर की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी स्थिति को प्रभावशाली ढंग से पेश किया कि सरकार को मेरी स्थिति की गंभीरता समझ आई। आज एसडीएम साहब खुद चलकर मेरे घर तक आए और मेरी दुकान जो कि विरोधियों ने ध्वस्त कर दिया था उसे बनाने का आदेश देकर गए और भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ देने का वादा करके गए हैं। अब देखते हैं कि एसडीएम साहब का आश्वासन कहाँ तक पूरा होता है। सो थैंक यू सुधीर सर। हमारे समाज में सबका अपना अपना कर्तव्य होता है, सभी लोग सिर्फ एक काम नहीं कर सकते और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हिस्से में जो काम आया है, मेरे हिस्से में जो काम आया है वो ये आया है कि हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर आप सबके सामने भगवान श्री राम के आदर्शों के बारे में आपको बताएं, उनसे आपका परिचय करवाएं और राम मंदिर की इस संघर्षपूर्ण यात्रा में हमारे कौन कौन से ऐसे नायक थे, कौन कौन से परिवार थे जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, उन परिवारों से आपका परिचय करवाएं। और अगर इन गरीब परिवारों को आज प्रशासन से, सरकार से कोई मदद मिलती है तो ये भी अपने आप में हम सब के लिए एक पुण्य का काम होगा। अब हम भगवान श्री राम पर हमारी विशेष सीरीज के चौथे अंश में आपको बताएंगे कि रावण के 10 सिर कैसे उनके वध का कारण बने थे। भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध जब अपने आखिरी चरण में था, तब भगवान श्री राम के लिए रावण का वध करना काफी मुश्किल हो रहा था। युद्ध के दौरान भगवान राम रावण के एक सिर को काटते थे तो कुछ ही क्षण में उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था और इसीलिए युद्ध के दौरान सबको यह लगने लगा कि रावण का अंत संभव नहीं है, इसका वध करना संभव नहीं है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दुविधा में भी भगवान श्री राम एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री राम युद्ध की पूरी अवधि में इतने स्थिर और शांत थे कि वो हर मुश्किल क्षण से सीख लेकर आगे बढ़ते थे, जबकि रावण हर क्षण के साथ और ज्यादा अहंकारी होता जा रहा था। जब युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ और हनुमान जी ने मेघनाद को मृत अवस्था में लंका के द्वार तक पहुंचाया, तब भी रावण का अहंकार और घमंड कम नहीं हुआ। रावण उस बुराई के पहाड़ जैसा बन गया था जिसकी ऊंचाई हर क्षण बढ़ रही थी और रावण अपने गुरूर में सब कुछ भूल चुका था और रावण को यही लगता था कि उसकी शक्तियों के सामने सब कुछ शून्य है और भगवान श्री राम उस पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माना जाता है कि रावण के जो 10 सिर थे उनमें 6 सिर दर्शन और 4 सिर वेदों के ज्ञाता थे और रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और वो धन के देवता कुबेर का भाई था और अहंकार से चूर रावण के ये सिर उसके ही वध का बाद में कारण बने। जब युद्ध के दौरान रावण के सिर भगवान श्री राम को ललकार रहे थे, तब रावण के भाई विभीषण के कहने पर
भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण की नाभि पर वार किया और रावण का वध करके उस पर विजय हासिल की। और क्योंकि रावण बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था, इसलिए उसके वध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया। भगवान श्री राम की यह विजय इसलिए भी महान थी क्योंकि रावण की तुलना में भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह अपने राजपाट और सेना से दूर जंगलों में वनवास काट रहे थे। उनके पास ना तो इतने अस्त्र शस्त्र थे, ना ही कोई सेना थी। जबकि दूसरी तरफ रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे कई वरदान प्राप्त थे। लेकिन रावण से गलती यह हुई कि उसने भगवान श्री राम की ताकत को कम करके आंका, उसे नजरअंदाज कर दिया और वानर सेना को बंदरों की सेना बताकर उनका मजाक उड़ाया। और इसीलिए भगवान श्री राम ने रावण के रूप में उसकी बुराइयों और उसके अहंकार का विनाश करके अपने शुद्ध गुणों का परिचय दिया। तो हम हर रोज भगवान राम के कुछ आदर्शों को आप तक लाते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आप भी इनसे कुछ सीख सकें। अब हम आपको लक्षद्वीप लेकर चलेंगे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए कुछ मनमोहक तस्वीरें भेजी हैं और आपसे ये कहा है कि अगली बार आप छुट्टियों पर किसी विदेशी बीच पर जाने की बजाय लक्षद्वीप घूमने के लिए आएं। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं हमेशा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ समय में उन्होंने आपको यह बताया कि आप जो लोग अपना शादी समारोह विदेशों में जाकर करते हैं, उनसे उन्होंने कहा कि आपको भारत में ही अपना विवाह करना चाहिए, यानी बाहर जाने के बजाय अपने देश में आप अपना विवाह कीजिए। आज इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि वो लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, लक्षद्वीप में आने का आपको निमंत्रण दे रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि जो लोग वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए विदेशी बीचेस पर जाते हैं देश से बाहर, उन्हें एक बार लक्षद्वीप की खूबसूरती आकर देखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी के कदम जहां पड़ जाते हैं, आप देखिए वही डेस्टिनेशन जो है वो सुपर हिट हो जाती है। अब इसके बाद आप देखिएगा, ये तस्वीरें देखने के बाद बड़ी संख्या में भारत के लोग अब लक्षद्वीप छुट्टी मनाने के लिए जाने लगेंगे। अब हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे और इस विश्लेषण को दिखाने से पहले मैं आपको अपना ये मोबाइल फोन दिखाना चाहता हूं। जब आप ये मोबाइल फोन देखते हैं मेरे हाथ में, तो आपके मन में क्या विचार आता है? आप इस फोन को देखकर क्या सोचते हैं? ये फोन क्या है? क्या आपको ये एक हथियार की तरह दिखता है? इस फोन का आविष्कार कम्युनिकेशन के लिए, यानी संचार के माध्यम के तौर पर हुआ था, ताकि आप किसी से भी फोन पर बात कर सकें, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें, मेल्स का इस्तेमाल कर सकें। यानी कुल मिलाकर ये एक संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का डिवाइस है। क्या कभी आपने सोचा था कि अब ये अपराध का सबसे बड़ा हथियार बन गया है? अब यही मोबाइल फोन चोरी, डकैती और लूट का सबसे बड़ा हथियार है। यह उतना ही खतरनाक है जितना चाकू, छुरी या बंदूक। अब आपको लूटने के लिए चाकू, छुरी या बंदूक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए सिर्फ यह मोबाइल फोन ही काफी है। और अब इस मोबाइल फोन ने एक गन का रूप ले लिया है, जिसके जरिए भारत के लोगों से हर साल हजारों करोड़ रुपए की ठगी और लूट हो रही है और भारत में साइबर क्राइम की बाढ़ आ गई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत में पिछले 3 वर्षों में साइबर अपराध की घटनाओं में लोगों के साथ 10,319 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर दिन लोगों को साइबर अपराधों की वजह से लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और यह नुकसान
चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं में होने वाले नुकसान से जो है ज्यादा है। तो अब आप सोचिए, 3 वर्षों में साइबर क्राइम के जरिए, साइबर फ्रॉड के जरिए 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों से लूट लिए गए हैं। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2022 में हमारे देश में डकैती, लूट और चोरी की 7,90,000 घटनाएं हुई थी। याद रखिएगा, 7,90,000 घटनाएं, चोरी, लूट और डकैती, जिसे आप पुराने जमाने की डकैती कहते हैं। लेकिन इसकी तुलना में वर्ष 2022 में साइबर अपराध के 9,66,000 मामले और इस साल यानी पिछले साल 2023 में 15,56,000 मामले दर्ज हुए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, डकैती, लूट, सेंधमारी और चोरी के कुल मिलाकर हमारे देश में लगभग 7,90,000 मामले हैं और साइबर फ्रॉड के 15.5 लाख मामले हैं, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि अब आपका मोबाइल फोन ही चोरी, डकैती और लूट का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और इस बात को आप कुछ और आंकड़ों से आज समझिए। भारत में साइबर क्राइम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर हर दिन 45 से 50,000 कॉल साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज कराने के लिए की जाती हैं। और पिछले महीने तो 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया था कि उनके साथ मोबाइल फोन पर साइबर ठगी हो चुकी है। वो मोबाइल नंबर है 1930, साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। वैसे भी आप नोट कर लीजिए, भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, लेकिन इस नंबर पर हर दिन 40 से 50,000 शिकायतें आ रही हैं कि लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए ही लोगों के पैसे लूट लिए। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं। और हमारे देश में हर 1 लाख लोगों पर साइबर अपराध के 129 मामले दर्ज हो रहे हैं। ये सिर्फ वो हैं जो दर्ज हो रहे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा ऐसे मामले होंगे जो दर्ज नहीं हो रहे, जिन्हें पता ही नहीं है कि कहां जाना है। और इनमें भी हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्य साइबर अपराध से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा भारत में साइबर अपराध की 66,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है और साइबर अपराध को रोकने के लिए लगभग 3 लाख सिम कार्ड, 2,810 वेबसाइट्स, 595 मोबाइल ऐप्स अब तक ब्लॉक किए जा चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, ये सब करने के बाद भी साइबर अपराधों की संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। सोचिए, लगभग 3 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि 12वीं कक्षा में फेल होने वाले लड़के जो स्कूल कॉलेज में 12वीं कक्षा 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाए, ऐसे कम पढ़े लिखे लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े सरकारी अफसरों को फोन पर ठगने में कामयाब हो रहे हैं। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है वो साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और ठगने वाले लोग ऐसे हैं जो कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है। भारत के जिन शहरों में सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं उनमें हरियाणा का मेवात पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर झारखंड का जमताड़ा और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु शहर है। ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं जहां से ये अपराध किए जा रहे हैं। भारत में साइबर अपराध के जरिए सबसे ज्यादा धोखाधड़ी पार्ट टाइम जॉब्स और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के नाम पर होती है। इसके बाद इलीगल लैंडिंग एप्स यानी घर बैठे लोन देने पर लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। फिर कस्टमर केयर नंबर के जरिए साइबर अपराध होते हैं और इस श्रेणी में अब सेक्सटॉर्शन के केस भी शामिल हो गए हैं। तो अब आप सावधान हो जाइए, इन्वेस्टमेंट स्कैम या पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर अगर आपके पास कोई भी संदेश आता है तो सावधान हो जाइए, सबसे ज्यादा ठगी उस पर हो रही है। इसके बाद जो लोन देने वाले ऐप्स हैं दूसरे नंबर पर वो हैं, उससे सावधान हो जाइए। फिर आपको कस्टमर केयर सेंटर के नाम पर, कस्टमर केयर नंबर के नाम पर आपको मैसेज आएंगे, सावधान रहिए। फिर आपका अकाउंट टेक ओवर कर लिया गया है या आपके नाम पर किसी और ने अकाउंट खोल लिया है उसके जरिए। और सेक्सटॉर्शन के भी सबसे ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं। कोई भी लड़की आपको वीडियो कॉल करेगी, आपने जैसे ही फोन उठाया वो आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे। संक्षेप में कहें तो अगर भारत के लोग घर बैठे नौकरी और पैसा कमाने का लालच छोड़ दें तो आधे साइबर अपराध ऐसे ही कम हो जाएंगे। हालांकि साइबर अपराध की घटनाएं किस हद तक जा सकती हैं उसे आप अमेरिका की इस घटना से समझ सकते हैं। अमेरिका में पिछले महीने 17 साल के एक चाइनीज छात्र को साइबर अपराधियों ने फोन पर इतना डरा दिया कि उसे मजबूर कर दिया कि वो एक गुमनाम सुनसान जगह पर एक टेंट में खुद को बंद कर ले, आइसोलेट कर ले।
कैद कर ले, खुद से ही कैद कर ले अपने आप को। और फिर अपराधियों ने चाइना में उसके माता पिता से फिरौती के लिए लगभग 66.5 लाख रुपए वसूल कर लिए। यह नए तरह का साइबर क्राइम है जिसमें अपराधी बिना किसी व्यक्ति के पास गए, बिना उसके सामने फिजिकल कांटेक्ट किए, सिर्फ फोन का इस्तेमाल करके उसे इतना डरा देता है और उसका साइबर किडनैपिंग कर लेता है, साइबर अपहरण कर लेता है। और फिर टेक्नोलॉजी के जरिए वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो व्यक्ति वाकई उनके कब्जे में है और उनके परिवार से फिरौती के रूप में पैसा वसूल लेते हैं। हम आगे भी आपको जागरूक करते रहेंगे, लेकिन आखिर में आपको यही कहेंगे, अगर आप आसान लोन का लालच छोड़ दें, अगर आप घर बैठे बिना मेहनत किए पार्ट टाइम जॉब्स का लालच छोड़ दें, अगर आप घर बैठे बिना काम किए रोज पैसे कमाने का लालच छोड़ दें और यह सोच लें कि मैं घर बैठे नहीं, काम करके तब पैसा कमाऊंगा, मुझे लोन चाहिए लेकिन सही बैंक से लोन चाहिए, तो आपके आधे साइबर क्राइम और आपकी आधी ठगी तो उसी दिन बंद हो जाएगी। असल में ये सारे लोग आपके लालच का और आपके आलस्य का फायदा उठाते हैं। ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलिए।